और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। क्या सच में ऐसा है? ये स्टेटमेंट्स आपने इन 1-2 दिनों में तमाम चैनल्स पर कई बार सुन ली होंगी। एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? आई नो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। आगे बढ़ने से पहले वो मुद्दा क्लियर कर देते हैं जिस पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। मुद्दा है कच्चा थीवू का, जो साउथ की राजनीति में तो सालों से चर्चा में है, लेकिन नेशनल स्तर पर इस लोकसभा चुनाव में उभरा है। फिलहाल तो ये मुद्दा तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के उस आरटीआई के सामने आने के बाद नेशनल डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें आज से 50 साल पहले 1974 में जाना होगा और उस एक एक घटना को समझना होगा, जिससे ये समझ पाएं कि आखिर कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंपने की नौबत ही क्यों आई, और अगर आई भी तो उस समय की सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया या क्या कुछ किया भी। एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। भाजपा जो दावे कर रही है उसमें किस हद तक सच्चाई है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। कच्चा थीवू द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी शोर पर बसा है। ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है और 285 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आए दिन ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इस कारण यहाँ कोई नहीं रहता। भारत की आजादी के बाद से श्रीलंका, जो उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, लगातार इस द्वीप पर अपना दावा ठोक रहा था, जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने दशकों तक विरोध किया। ये मामला इतना विवादित था कि बावजूद विरोध के आजादी के बाद भारतीय नौसेना, तब की रॉयल इंडियन नेवी, सीलोन की अनुमति के बिना द्वीप पर अभ्यास नहीं कर सकती थी। वैसे इस आइलैंड के मुद्दे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक स्टेटमेंट का जिक्र भी बार बार हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि पंडित नेहरू ने कच्चा थीवू आइलैंड को जरा सी भी तवज्जो नहीं दी थी। सीलोन के दावे और भारत की ओर से जारी विरोध को देखते हुए 10 मई 1961 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 मिनट में इस मुद्दे को अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट बताकर खारिज कर दिया था। पंडित नेहरू का ये कमेंट तत्कालीन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाई.डी. कुंडेविया की ओर से तैयार किए गए एक नोट का हिस्सा है। इसे विदेश मंत्रालय ने 1968 में संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति के साथ एक बैकग्राउंडर के रूप में साझा किया था। पंडित नेहरू अपने स्टेटमेंट में कहते हैं, मैं इस द्वीप पर दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा। मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपने दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि ये विवाद अनिश्चित काल तक बना रहे और संसद में फिर से उठाया जाए। इसके बाद एक तरह से इस द्वीप पर हमारा दावा पूरी तरह से छूट रहा था। हालांकि श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो की ओर से किए जा रहे दावों और दस्तावेजों से पता चलता है कि 1960 में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्ण राव ने कंक्लूजन निकाला कि भारत के पास इस द्वीप को लेकर एक अच्छा कानूनी केस था, जिसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता था। अब यहाँ पूरे कच्चा थीवू द्वीप के बीच मछली पकड़ने की बात इसलिए आ गई थी क्योंकि द्वीप के आसपास श्रीलंकाई नौसेना ने सैकड़ों भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया था। इसी मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्ण राव अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश में थे। आप अगर ध्यान देंगे तो हम आजादी के बाद से लेकर 1974 तक की कहानी को पूरे सीक्वेंस के साथ रख रहे हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं और अगर इस पूरे मामले को समझना है तो आखिर तक तो जाना होगा। आगे ये विवाद 1968 में फिर उठा जब विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर सवाल उठाए कि वो कच्चा थीवू के मुद्दे पर श्रीलंका का सामना नहीं करना चाहती हैं।
इसकी वजह थी द्वीप पर श्रीलंका द्वारा लगातार अपना दावा मजबूत किया जाना। इसके साथ ही संसद में एक चर्चा के दौरान विपक्ष ने द्वीप सौंपे जाने को लेकर इंदिरा गांधी और उनके सीलोन समकक्ष डुडले सेनानायके के बीच गुप्त रूप से 1968 की यात्रा के दौरान बातचीत पर भी सवाल उठाया था। यही नहीं, इस बीच सेलोन के प्रधानमंत्री सेनानायके ने उनकी संसद में दिए गए बयान और स्थानीय अधिकारियों की ओर से पेश किए गए मैप में कच्चाथीवू को उनके क्षेत्र के रूप में दिखाया था। इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। हालांकि भारत सरकार ने इस बात से इनकार किया कि द्वीप पर किसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि एक विवादित स्थल है और द्विपक्षीय संबंधों की जरूरत को समझते हुए भारत को अपने इस दावे को अच्छी तरह से बैलेंस करना जरूरी है। विपक्ष ने 1969 में फिर से इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। बावजूद इसके दोनों पक्ष श्रीलंका के दावे को स्वीकार करने वाले समझौते की ओर बढ़ते रहे और आखिरकार 1973 में कोलंबो में विदेश सचिव स्तर की वार्ता की 1 साल बाद भारत ने इस द्वीप पर अपने दावे को छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बात की जानकारी जून 1974 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को विदेश सचिव केवल सिंह ने दी। इस समझौते में 3 शर्तें रखी गई। पहली, दोनों देश समुद्री सीमा की संप्रभुता का पालन करेंगे। दूसरी, कि भारत के मछुआरे कच्चाथीवू द्वीप पर जाकर मछलियां पकड़ेंगे, उन्हें किसी तरह के कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी शर्त कि दोनों देशों के जहाज इस रूट से आवाजाही करते रहेंगे। इस समझौते के 2 साल बाद 1976 में दोनों देशों के बीच चिट्ठी लिखी गई। 2 साल के बाद सरकार ने फैसला कर लिया कि भारत के मछुआरे श्रीलंका की सीमा में दाखिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कच्चाथीवू द्वीप छोड़ने के सवाल का कानूनी पहलू काफी मुश्किल है। मंत्रालय में इस पर विचार करने के बाद कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं निकल सका। फिलहाल इस मामले का हल निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय मछुआरे कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए श्रीलंका की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। श्रीलंका सरकार उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वहीं उनके नौकाओं को भी जब्त कर लिया जाता है, जिससे मछुआरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस समय की इंदिरा गवर्नमेंट द्वारा कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंपना किस हद तक सही था या गलत, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं।